नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजनीति में वंशवाद की बेल उस अमर बेल के जैसी नजर आती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और बढ़ती जाती है। ऐसा लगता है मानो किसी सीट पर उस परिवार का अधिकार हो गया हो। लेकिन क्या आने वाली सियासत में वंशवाद की बेल को काट दिया जाएगा, आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा? सवाल बीजेपी की उस नीति पर जो कहती है कि आगामी चुनाव में वंशवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। हाल ही में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने परिवार से टिकट नहीं दिया और नतीजा यह रहा कि वो चुनाव हार गए। अब सवाल यह कि अगर बीजेपी वंशवाद को बीजेपी में जड़ से खत्म करने की ठान चुकी है तो इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या बीजेपी जो खुद को कार्यकर्ताओं की पार्टी बताती है वो चाहती है कि किसी सीट पर किसी नेता के परिवार का कब्जा ना रहे, बल्कि उस इलाके में उस सीट पर दूसरे मजबूत कार्यकर्ता को मौका मिले? क्या इसके जरिए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ मौका वाली रणनीति पर काम कर रही है? और क्या इससे आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ जुड़े रहे नेताओं के परिवार दूसरी पार्टियों का रुख कर सकते हैं? ये नुकसान हो सकता है। साथ में सवाल यह भी है कि बीजेपी के इस फैसले का बाकी पार्टियों पर क्या असर होगा, जहां वंशवाद के साथ न सिर्फ पार्टी चलती है बल्कि पार्टी की पहचान ही परिवार को लेकर चलती है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या देश की राजनीति में वंशवाद अब नहीं चलेगा। वंशवाद देश की सियासत का उतना ही बड़ा सच है जितना बड़ा सच है कि सियासत संवेदनाओं और मुद्दों से ज्यादा जातिगत समीकरणों पर लड़ी जाती है। हालांकि कभी कभी चुनाव का रुख संवेदनाओं और उम्मीदों के आधार पर भी बदलते हुए देखा गया है। आज बात इसी मुद्दे पर कि वंशवाद क्या सच में देश की राजनीति से खत्म हो सकता है, कम से कम एक पार्टी से खत्म हो सकता है जिसमें दावा किया जा रहा है, और इसका किसी दूसरी पार्टी या फिर देश की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। देवेंद्र जी, चर्चा मैं आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, अगर एक पार्टी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी है वो ये कह दे कि अब वंशवाद की बेल को आगे पनपने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जब कोई इस तरह का बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है तो उसके पीछे राजनीतिक कारण होते हैं जो स्पष्ट है। और जिस तरह की हालात अब देश में पनप रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पार्टी को नए तरीके से कुछ चीज़ें जनता के सामने रखना एक इनकी मजबूरी हो गई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये वंशवाद का मुद्दा लाया गया है, क्योंकि कांग्रेस में एक ये इशू है कि वहाँ वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता है या एक वंश जो है। नहीं सर, कांग्रेस क्या, बाकी सारी पार्टियों को देख लीजिए, सपा देख लीजिए, बसपा देख लीजिए। देखिए वंशवाद पर हम डिस्कशन करेंगे तो ईमानदारी की बात यह है कि वंशवाद वहीं पर इशू बनता है जहाँ पर भ्रष्टाचार होता है। क्योंकि एक नेता जब बनता है और वो अपनी वेल्थ इतनी बढ़ा लेता है, इतनी ताकत बढ़ा लेता है कि बाद में फिर वो अपने बेटे को भी लॉन्च कर सकता है। वो चाहे काबिल हो चाहे ना काबिल हो, वो लॉन्च हो सकता है। ये लेकिन ऐसे ही देश में होता है जहां भ्रष्टाचार चरम पे होता है। अब आप देखिए, अमेरिका में देखिए, बुश जो हैं दो परिवार, बेटे भी राष्ट्रपति बने और बाप भी राष्ट्रपति बने, लेकिन वहां वंशवाद का इशू नहीं आया क्योंकि वहां काबिलियत के आधार पे बने। हमारे यहाँ पर काबिलियत। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी को इससे फायदा तो ये हो जाएगा कि वहां के जो बाकी कार्यकर्ता हैं उनको उम्मीदें जगेगी कि उनको भी टिकट मिल सकता है, वो भी सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं। नुकसान क्या ये नहीं होगा कि जो स्थापित नेता है, जो परिवार वहां वर्चस्व रखता है, अगर उसको टिकट नहीं दिया जाएगा तो दूसरी पार्टी में चला जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए, इसमें कुछ लोगों की टिकट कटेंगी, लेकिन एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग भारतीय जनता पार्टी में है कि वंशवाद का इशू केवल राजनीतिक है, ये किसी पर्टिकुलर नेता को टारगेट करके नहीं है। क्योंकि कांग्रेस से अभी हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन बड़े लोगों को शामिल किया है वो ज़्यादातर वंशवाद से आए हुए लोग हैं। तो जो पार्टी कल ही यूपी में जितेंद्र प्रसाद के बेटे को
पार्टी में शामिल करते और बड़े कांग्रेसी नेता के पार्टी में आने की घोषणा करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल करते हैं और आज वो वंशवाद की दुहाई दे करके कोई राजनीतिक जुमला खड़ा करते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। रामलाल शर्मा जी, ये बताइए कि वंशवाद की बेल को बीजेपी में आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब मैं कम से कम ये तो मान ही लूं कि जो सिटिंग एमएलए हैं, अगर उनमें से किसी का टिकट कटता है या सांसद का टिकट कटता है तो परिवार में नहीं मिलेगा। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो कि किसी के घर से कोई चला गया तो उस परिवार को टिकट नहीं मिलेगा। यह बीजेपी की आगे की भविष्य की रणनीति है, ये तो मान लूं सर। देखिए विजेंद्र जी, लोकतंत्र के अंदर एक मूल जो भावना है, वो लोकतंत्र की मूल भावना ये है कि जनता के मनों के आधार के ऊपर, जनता की अभिव्यक्ति के आधार के ऊपर चुनाव शासन के तंत्र का संचालन होना चाहिए। अब आप वंशवाद के आधार के ऊपर, परिवारवाद के आधार के ऊपर आप जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, वो रीजनल पार्टियों को आप देख लो, उठा के देख लो, उनके सुप्रीमो उन्हीं के परिवार के रहेंगे, फिर उनके उत्तराधिकारी, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज की पार्टी हो, चाहे बाल ठाकरे जी की पार्टी हो, सब पार्टियों की स्थिति यही है कि उनके उत्तराधिकारी ही उस पार्टी को संभालने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक वंशवाद की पार्टी नहीं है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार के ऊपर विचार को लेकर काम करने वाली पार्टी है जी। और ये निर्णय जो किया गया है, वो निर्णय किसी व्यक्ति विशेष को रोकने के लिए या व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं लिया गया। जो एक विचार की और कार्यकर्ताओं की केडर बेस्ड पार्टी है, तो कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर आगे बढ़े, उनको मौका मिले, अवसर मिले, उनकी योग्यता के आधार पे, उनके लेकिन मेरा सवाल ये है जहां वो सर, मेरा सवाल ये है रामलाल जी कि अगर अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना है तो दूसरी पार्टी का नेता आना नहीं चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप ले आए, जितेंद्र प्रसाद को ले आए, उस दौरान अपने कार्यकर्ताओं की याद नहीं आई कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सींचा है। देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का एक विस्तृत रूप है कि हमारे विचारों से, हमारे मूल्यों से और हमारे सिद्धांतों से अगर कोई सहमत होता है तो अन्य पार्टियों के अंदर काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वो सहमत है तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले सकता है। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। यदि आप कहीं किसी कार्यकर्ता के साथ अहित हो रहा है और मंत्री बन सकता है, कार्यकर्ता के साथ विजेंद्र जी कहीं किसी कार्यकर्ता के साथ अहित होता है या उनके वर्षों तक काम करने के उपरांत भी उनकी उपेक्षा की जाती है और अगर उनमें पार्टी के विचारों से उनकी सहमति नहीं होती है या उनका जो मान सम्मान उसको उस पार्टी के अंदर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और अगर हमारी पार्टी के विचारों के आधार के ऊपर वो सहमति दिखाते हैं तो वहीं आने के अंदर कोई ठीक है। रामलाल शर्मा जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। स्वर्णिम, क्या वंशवाद को सीधे तरीके से बीजेपी जिस अंदाज में राष्ट्रीय पटल पर लाना चाहती है, क्या उसके निशाने पर बाकी पार्टियां हैं और देश के सामने क्या संदेश देना चाहती हैं कि बाकी पार्टियां परिवार से चल रही हैं, सिर्फ बीजेपी वो पार्टी है जो कार्यकर्ताओं से चल रही है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में जितने डायनेस्ट हैं, जितने वंशानुगत नेता हैं, वो किसी और पार्टी में है नहीं, पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो। और जो बीजेपी का जिस जिस स्टेट में अलायंस रहा, चाहे शिवसेना ले लीजिए, अकाली दल ले लीजिए, तमिलनाडु में आप जयललिता जी की पार्टी ले लीजिए, AIDMK, ये सब पार्टियां वो हैं जो अपने परिवारवाद के कारण या परिवार इनके जो मुखिया होते हैं या इनकी सरकार बनती है या कोई सरकार के साथ अलायंस होता है, तो चाहे मायावती जी रही हो, चाहे मुलायम सिंह जी रही हो, सबके साथ इनका अलायंस रहा है और उसमें इन्हीं के परिवार के लोग हमेशा हेड ऑफ दी गवर्नमेंट रहते आए। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी कोई नई बात लाई है, अभी अगर आप गिन लें तो राजस्थान में कम से कम 5 सांसद हैं। आप निहाल चंद मेघवाल हैं, राहुल कसवा है, दुष्यंत सिंह हैं, ये आपके भरतपुर से जो हैं हमारे ये रंजीता कोहली हैं, दिया कुमारी हैं, ये सब वंशवाद या अपने अपने कहना चाहिए सक्सेशन जो इनका परिवार था उसके कारण है। अरे भैया, गायत्री देवी जी जो आपके जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी ना, उन्हीं की पोती हैं, तो उन्हीं की पोती हैं, इसलिए ये आप किसी को बताएं नहीं, जयपुर वाले आप ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बात को। और मैं अगर विधायकों के नाम गिनाऊं तो अभी इन्होंने जो है प्रीति महेश्वरी को जो है वंशवाद के आधार पर टिकट दिया था। तो ये कहना गलत है कि ये भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को भूल जाएगी। और अगर राष्ट्रीय पटल पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय पटल पर आप बताइए, यूपी के जो अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, उनके पुत्र हैं, दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र हैं, सब मंत्री हैं, कौन नहीं है। और अगर योगी आदित्यनाथ जी को भी देखा जाए, रणनीति बना रहे हैं आप। मुझे बीते 2-3 चुनाव का अगर जिक्र करेंगे, उसमें एक सिर्फ दीप्ति माहेश्वरी को छोड़ दिया जाए तो सच है कि उन्होंने परिवार से टिकट नहीं दिया और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है।
चाहे वो धरियावद हो या फिर कहीं और की सीटें हों। मैं ये कह रहा हूं स्वर्णिम चतुर्वेदी, ये तो सच है कि वंशवाद राजनीति में नहीं आना चाहिए, काबिलियत के आधार पर आना चाहिए। क्या इस एक्सपेरिमेंट को कांग्रेस में किया जा सकता है? देखिए, अब जो बार बार आप बात कह रहे हैं, आप मूल बात कह रहे हैं, मैं उसको बिल्कुल आपको सटीक जवाब देता हूं। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में गांधी परिवार की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1989 के बाद हमारी 3 बार सरकार बनी कांग्रेस की। तीनों सरकारों में कोई गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन सरकार में शामिल तक नहीं हुआ। तो ये इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ऐसे बलिदानी परिवार के लिए चाहे अनर्गल बयान देते रहे बीजेपी वाले, अगर गांधी परिवार का कोई सदस्य सरकार में शामिल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज भी शामिल है। ये कांग्रेस में नहीं होता। कांग्रेस में काबिलियत से और जो हमारी पार्टी के लिए, देश के लिए बलिदान करने की क्षमता रखता हो, योग्यता रखता हो, जिसने दिया हो, हम उसको अपना नेता मानते हैं। ये आज से नहीं, शुरू से ऐसा चला है। और भारतीय जनता पार्टी की आप बात कर रहे हैं अगर, तो आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस इनके पिता नेता थे, एमएलसी रहे महाराष्ट्र में, तब जाकर के ये राजनीति में उतरे। योगी आदित्यनाथ जी इनके जो गुरु थे, महंत अवैधनाथ जी, उन्होंने अपनी सीट खाली की तो उनके उत्तराधिकारी होने के नाते ये राजनीति में प्रविष्ट हुए। हो गया, देखो उनके उत्तराधिकारी ये कैसे परिवार हो गया? प्रविष्ट हुए। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं और देखिए, अनुराग ठाकुर हैं, वो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे हैं। तो ये सब जो है वंशवाद यहाँ पे चलता आया है भारतीय जनता पार्टी में और आगे भी चलेगा। देखिए, ये कहीं लिखा नहीं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनते हुए हमने देखा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनते हुए देखा है, काबिलियत के आधार पर। सवाल तब खड़ा होता है वंशवाद पर कि जो अचानक से लॉन्च कर दिए जाते हैं, जैसे फिल्मों में हीरो के बच्चे लॉन्च होते हैं, ऐसे पॉलिटिक्स में राजनेताओं के बच्चों को लॉन्च कर दिया जाता है, तब शब्द इस्तेमाल होता है वंशवाद। उससे इतर नहीं। अगर किसी में काबिलियत है, लगातार कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है, तो करे ना काम, क्या दिक्कत है? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई नेता अगर किसी पार्टी में अच्छा काम करता है और एस्टेब्लिश हो जाता है, उसका परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आते ही उसके ऊपर वंशवाद का तोहमत लगा दिया जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमारे जैसे देश में ये संभव है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ मुद्दा वंशवाद नहीं है, यहाँ पर इशू कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी उस इशू को डाइवर्ट करना चाह रही है। सच्चाई ये है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने, जनता के सामने जाने के लिए काम के आधार पे, डेवलपमेंट के आधार पे कोई इशू नहीं है। तो डाइवर्ट कैसे किया जाए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी एक रणनीति है, ताकि जनता का ध्यान डेवलपमेंट से, काम से, इकोनॉमी से, बेरोजगारी से, इससे हटाया जा सके। और दूसरे जो वाकई में आपको लगता है देवेंद्र जी कि वंशवाद जनता के बीच में इतना बड़ा मुद्दा है कि उसके आधार पर डाइवर्ट हो जाएगी? नहीं है, लेकिन मीडिया और प्रजातंत्र के प्रचार तंत्र के जरिए आप लोगों का ध्यान भटका सकते हैं। ये तो पिछले 7 साल से आपके सामने है कि प्रचार तंत्र के माध्यम से आप नॉन इश्यूज को इशू बना सकते हैं और इश्यूज को दबा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अभी ताजा परिणाम आए हैं, उनको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सामने ये संकट है कि वो डेवलपमेंट के आधार पे, काम के आधार पे जनता के सामने इशू खड़े नहीं कर सकती है। तो ये इस तरह के रामलाल शर्मा जी, आरोप देवेंद्र जी की तरफ से ये लगाया गया है कि आप एक बार फिर से एक नया शगुफा लेकर आए हैं, जिसके प्रभाव के बीच में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको गौण कर दिया जाएगा। देखिए विजेंद्र जी, पहले तो मैं स्वर्णिम चतुर्वेदी से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप राजनीतिक क्षेत्र में इतने वर्षों से काम कर रहे हो, आप आम आदमी से भी अगर पूछोगे कि अगला कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, तो वो कहेंगे कि साहब कार्यकारी अध्यक्ष अभी सोनिया गांधी जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बन सकते हैं, प्रियंका गांधी जी बन सकते हैं, राहुल गांधी जी की शादी होगी तो उनके बच्चे बन सकते हैं। क्या आप कह सकते हो किसी आम आदमी से कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का कौन बनेगा? कोई दावा नहीं कर सकता। यही हमारा लोकतंत्र है, यही हमारे मूल्य है, यही हमारे सिद्धांत है। अब आ जाइए देवेंद्र जी की बात के ऊपर। देवेंद्र जी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के मुद्दे के आधार के ऊपर चुनाव लड़ती आई है और उन्हीं वेलफेयर की स्कीमों के आधार के ऊपर आगे भी चुनाव राम मंदिर पे लड़ा, लेकिन जिन हिंदू मुसलमान पे लड़ा, काम पर किस दिन चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी उन कार्यकर्ताओं को उचित प्लेटफॉर्म मिले, उचित मौका मिले, उन कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान मिले। आपके कांग्रेस के निहित स्वार्थों की वजह से कार्यकर्ताओं का जो दमन होता है और उस दमन के कारण आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति कांग्रेस की बनी है,
तो आने वाले समय के अंदर कार्यकर्ताओं को यह महसूस होना चाहिए कि जिस पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं, वर्ग के आधार के ऊपर हमें भी अवसर मिल सकता है। लेकिन रामलाल शर्मा जी, निर्णय किया गया। रामलाल शर्मा जी, बीजेपी तो कहती है ना कि रीति नीति वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, उसमें कहने की जरूरत कहां पड़ी कि वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे? मतलब वंशवाद है बीजेपी में? देखिए विजेंद्र जी, जो अगर किसी नेता का पुत्र राजनीतिक क्षेत्र में अपने मेहनत और परिश्रम के आधार के ऊपर काम कर रहा है, अपनी योग्यता को साबित करने का काम कर रहा है, जन भावनाएं उनके पक्ष में है, तो इसमें कोई तीसरी नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। निश्चित रूप से लड़ सकता है, लेकिन सिर्फ योग्यता यही आधार बने कि साहब नेता का पुत्र है, काम किया हो नहीं किया हो, टिकट मिलना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, मेरे ख्याल से ये आधार ठीक नहीं है। और कांग्रेस की जो ये दुर्गति हुई है, उस दुर्गति का प्रमुख कारण यही है कि इनके पास आप तो ये बताइए रामलाल जी, अभी जो चुनाव हारे हैं, जो बाई इलेक्शन हारे हैं, जो बीजेपी की दुर्गति हुई, चौथे पायदान पर आ गए, उसकी वजह क्या रही? देखिए, जो भी निर्णय जनता का जनादेश मिला है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको अस्वीकार नहीं करते। कहां हमने कमियां रखी है, हमारे टिकट के सिलेक्शन के अंदर कमी रही है, हमारे चुनाव प्रबंधन के अंदर कमी रही है, हमारे प्रचार के तंत्र में कमी रही है, हम उसको अंतर्मुख से हम मंथन करेंगे, स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन रामलाल जी, वाकई में ये तो सोचनीय है सर, निर्दलीय आगे निकल रहे हैं बीजेपी से। देखिए विजेंद्र जी, जैसे मैंने कहा है, चुनाव हर विधानसभा का अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाएं अलग होती है। अब हमारे से कहां त्रुटि हुई है उसको हम आत्ममंथन करेंगे और आत्ममंथन करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। जनता ने जो जनादेश दिया उसको स्वीकार करते हैं, हम उसके लिए दोषी जनता को नहीं मानते। जनता के सामने जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के आधार के ऊपर उसने मतदान किया। लेकिन अब ठीक है रामलाल जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा, ये क्योंकि पार्टी का अंदर का मुद्दा था, इसको जनता के पब्लिक डोमेन में लाने की जरूरत कहां थी कि किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे? आप सीधे सीधे सारे जितने भी वंशवाद से जुड़े टिकट मत देते, इसको हाइप करने की जरूरत कहां पड़ी? ये बताने की जरूरत कहां पड़ी कि हम वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतिगत निर्णय करती आई है और आगे भी नीतिगत निर्णय करेंगे। पार्टी ने निर्णय किया है, नीतिगत किया है, सबके हितों को ध्यान में रखते हुए किया है। और आज जिस तरीके के हालात देश के अंदर बने हुए हैं, आप क्षेत्रीय दलों को आप उठाकर देख ले कि उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, कांग्रेस जैसी पार्टी सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। स्वर्णिम, अगर मानकर चलिए 2023 और 2024 के अंदर जो चुनाव होने और 22 में जो होने, अगर मुद्दा यह हो गया कि हम वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बाकी पार्टियां इसके काउंटर में किस तरीके से रुकेंगी? देखिए विजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी का जो ये कमल का फूल है ना, इस कमल के फूल की एक एक पंखड़ी उधार की है। कब कौन कहां भाग जाए इसका कुछ पता नहीं है। अलग अलग पार्टियों से आए, चाहे सांसद देख लो, चाहे विधायक देख लो, अलग अलग आप प्रदेशों में देखेंगे तो अन्य पार्टियों से आए हुए लोगों को इन्होंने, जिनके खिलाफ 5-5 साल तक ये प्रचार करते रहे, उनके खिलाफ आंदोलन करते रहे और बाद में चुनाव में उन्हीं का झंडा उठा करके ये चुनाव लड़ते हैं। तो इनकी नीति क्या बनी है ये कह नहीं सकते। मुझे नहीं पता वसुंधरा जी का ये टिकट काट पाएंगे या दुष्यंत सिंह का टिकट काट पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये जो और अन्य नेता हैं, नरपत सिंह जी राजवी, इनका टिकट काट पाएंगे। लेकिन इनकी नीयत पर सबको शक है। सब जानते हैं कि इनकी नीति कुछ बनती है, नीयत कुछ होती है, निशाना कुछ और होता है। हो सकता है कुछ नेता जो है नीचे वो निशाने पर हो, जो आज पॉपुलर होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की जो है लोकप्रियता घटती जा रही है और अन्य नेता जो है वो अपना पैर पसार रहे हैं, अपनी पॉपुलरिटी बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस नीति पर चल करके ये अपने नेताओं को ही जो है साइडलाइन करने का कार्य कर रहे हैं। ये होता है जब भी चुनाव आता है, दल बदल बहुत ज्यादा होता है। आप ये बता दीजिए, क्या अगर बीजेपी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, आप नहीं कराएंगे क्या? पलक पावड़े बिछाकर कराएंगे सर? देखिए विजेंद्र जी, आपने उदाहरण देखे, मध्य प्रदेश का आपने उदाहरण देखा, 24 विधायकों के इस्तीफे, जिनके खिलाफ ये चुनाव लड़े, जिनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया, अपनी पार्टी से टिकट देकर के इनके सारे कार्यकर्ताओं ने उन्हीं के जय जयकार लगाई। आप बंगाल चले जाइए, बंगाल में जो आज इनके नेता हैं, जो विधानसभा में विधायक दल के नेता, 5 साल तक उनके खिलाफ ही आंदोलन करते रहे, उनके खिलाफ, और उन्हीं का झंडा बुलंद किया ना। इन चीजों को छोड़ दीजिए, इन चीजों को कैसे छोड़ दें? यूपी के अंदर क्या राहुल गांधी, यूपी के अंदर क्या राहुल गांधी और अखिलेश एक बस पर एक साथ सवार नहीं थे? बताइए मुझे।
देखिए मुलायम सिंह क्या जी क्या और महाराष्ट्र के भारतीय अंदर जनता देवेंद्र पार्टी फडणवीस के साथ खिलाफ चुनाव क्या नहीं लड़ा था? बसपा के अकाली साथ भारतीय जी। जनता पार्टी नहीं रही, ये अलायंस होता है। लेकिन अलायंस के अलावा जो हमारे यहाँ पे है, एक आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और हमने ये चलिए करके सर, चुनाव दिखाया। आने दीजिए, मैं गिनाऊंगा कितने बीजेपी के और कितने अन्य पार्टियों के कांग्रेस में ज्वाइन हुए, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ठीक है, देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, क्या वाकई में बीजेपी इस मुद्दे को इतना बड़ा कर सकती है कि चुनाव को इफेक्ट करने लगे? नहीं विजेंद्र जी, देखिए ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड का इशू है, और अभी जो रीजनल पार्टियां सामने हैं, 5 स्टेट्स में चुनाव है, यूपी, आपके उत्तराखंड, पंजाब और आपका गोवा जी, और ये तो वो राज्य हैं जहां वंशवाद के साथ ही पार्टियां चलती है। इन राज्यों में इनके सामने जो पार्टियां हैं उनमें ये एक इशू बन सकता है जिसकी ये कोशिश कर रहे हैं। जी। कारण ये है कि दूसरी पार्टियां डेवलपमेंट के इशू पे बात कर रही हैं, अब उस इशू को डाइल्यूट करने के लिए कोई बहाना चाहिए, तो ये एक नेशनल लेवल पे एक इशू लाया गया है ताकि इन जो 4-5 राज्यों में चुनाव होने वाले में हैं उनमें उसका एडवांटेज लिया जाए। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है कि क्या ये नेशनल इशू बन सकता है, मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। लोगों के सामने जो आधारभूत समस्याएं वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि अब वंशवाद और इस तरह के बहुत छोटे मोटे ये जो इश्यूज अगर भारतीय जनता पार्टी लाएगी तो इसका कोई बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलना है, और उल्टे ये हो सकता है कि जो कांग्रेस से दूसरे वंशवाद के तहत जो नेता इनके यहाँ आए हैं उनके सामने जरूर क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि क्या कल को ये हमको बाहर करेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामलाल जी आपका भी शुक्रिया, स्वर्णिम जी आपका भी शुक्रिया। देखिए, वंशवाद पार्टी के अंदर का इशू है, जनता का इससे बहुत ज्यादा सीधा संपर्क नहीं है, इसलिए जनता तो बस इतना सोच रही है कि महंगाई के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ दिया जाए और उससे जनता को राहत मिल जाए, बेरोजगारी कम हो जाए, उसको रोजगार मिल जाए, इन मुद्दों पर अगर बात की जाएगी तो जनता वैसे ही वोट देने पहुंच जाएगी। नमस्कार।